Hello everyone, this is Saddam Hussain. A very warm welcome to all of you once again on the platform of Torchbearer CSS Academy, TBA कराची। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इस रिपोर्ट में कौन सी फाइंडिंग्स हैं, कितनी कंट्रीज़ में ओवरऑल डेमोक्रेसी को एनालाइज किया जाता है, फर्दर बाइफर्केशन क्या है इसकी, और कौन कौन सी कैटेगरीज में डेमोक्रेसीज को डिवाइड किया गया है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 2010 ऑनवर्ड्स डेमोक्रेसी में बैकस्लाइडिंग क्यों हुई है, पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, यूएसए इस वक्त फ्लॉड डेमोक्रेसी है या फिर हाइब्रिड रिजीम है या फिर वो फुल डेमोक्रेसी है, अफ़गानिस्तान में क्या सिचुएशन है, नॉर्थ कोरिया में क्या है, और पाकिस्तान में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हम किस तरह से लेकर आ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स की बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। डेमोक्रेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सीएसएस की बात करें अगर हम, तो तकरीबन हर साल डेमोक्रेसी से रिलेटेड आपके पास एक ऐसे आ जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी के नॉट मूव टुगेदर इस कॉन्टेक्स्ट में हो, या फिर आपके पास डेमोक्रेसी के होप्स और हर्डल्स क्या हैं इस कॉन्टेक्स्ट में हो, या फिर डेमोक्रेसी इज़ अ प्रोसेस इस हवाले से हो। लेकिन हर साल आपके पास कोई ना कोई एक ऐसे आता है डेमोक्रेसी को लेकर। इवन 2022 में भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड आपके पास एक ऐसे आया है। अदर देन ऐसे राइटिंग, ऐसे के अलावा आपके पास करंट अफेयर्स में या फिर पाकिस्तान अफेयर्स में भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आपका बनता है। मिसाल के तौर पे आपने पास पेपर्स में देखा होगा कि अक्सर आपके पास ये सवाल आ जाता है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, या फिर आप पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान का इवॉल्व हुआ है या फिर नहीं हुआ, उस हवाले से आप डिस्कस करें। तो पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड आपके पास 20 मार्क्स का सवाल भी आ जाता है और फुल फ्लेज्ड आपके पास एक ऐसे भी आता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक को प्रिपेयर किस तरह से करना है, प्रिपेयर करने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स से। उसके अलावा डेमोक्रेसी की एक ओवरऑल एवोल्यूशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप इस रिपोर्ट को कंसीडर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी रिपोर्ट को ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इस डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट की। तो अराउंड 165 कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी को एनालाइज किया गया और उसके बाद 5 फाइंडिंग्स के ऊपर ये बताया गया कि कौन सी कंट्री फुल डेमोक्रेसी है, कौन सी कंट्री फ्लॉड डेमोक्रेसी है, कौन सी कंट्री हाइब्रिड रिजीम है और कौन सी कंट्री अथॉरिटेरियन रिजीम है। तो पहले देखते हैं 5 फाइंडिंग्स कौन सी हैं जिसके बेसिस पे ये बताया जाता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर लाई करती है, कौन सी कंट्री फ्लॉड डेमोक्रेसी है, कौन सी फुल डेमोक्रेसी है, और एट द सेम टाइम अगर कोई कंट्री हाइब्रिड रिजीम है तो वो हाइब्रिड रिजीम क्यों है, किस वजह से है, कौन सी चीज़ों की वजह से कोई कंट्री हाइब्रिड रिजीम है या फिर अथॉरिटेरियन रिजीम है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग्स की बात करते हैं। पहली जो फाइंडिंग है, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म। आपके पास जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको माइंड में रख के ये रिपोर्ट बनाई जाती है। इस तरह से टोटल 5 फाइंडिंग्स हैं। सेकेंड फाइंडिंग इज़ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन कर रही है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं या नहीं है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, वहाँ पे कितनी लो लेवल ऑफ करप्शन है। यहाँ पर ई गवर्नेंस की भी बात होती है। गवर्नमेंट किस तरह से डिलीवर कर रही है, लोगों के रियल इश्यूज़ का गवर्नमेंट्स को पता है या फिर नहीं है, ये भी माइंड में रखा जाता है। फंक्शनिंग ऑफ दी गवर्नमेंट की बात करें हम, कितना इफेक्टिवली किसी चीज़ को डील किया जाता है और कितना टाइम लग रहा है, तो ये आपके पास है फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद है सिविल लिबर्टीज़। सिविल लिबर्टीज़ में बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। एक है आपके पास इंडिविजुअल लिबर्टी और एक आपके पास है कलेक्टिव लिबर्टी। अब ये सिविल लिबर्टीज़ में इंडिविजुअल लिबर्टी और कलेक्टिव लिबर्टी एक खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। सिविल लिबर्टीज़ का मतलब है कि लोगों के पास कितनी आज़ादी है, कि उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, वो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। मीडिया के पास कितनी फ्रीडम है, अपोजिशन के पास कितनी फ्रीडम है, उनको प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं सिविल लिबर्टीज़ में, लोगों के पास कितनी आज़ादी है। उसके बाद आपके पास है पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर किस तरह का है किसी भी सोसाइटी का।
अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल कल्चर में सबसे पहले हम बात करें तो क्राइसिस ऑफ फेडरेशन है, फिर उसमें 18th अमेंडमेंट के बाद थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, तो फिर वो क्राइसिस रिजॉल्व होना स्टार्ट हुए, फिर डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास अभी भी फ्यूडलिज्म है बहुत ज़्यादा, अभी भी हमारे पास इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर एज सच इवॉल्व नहीं हुआ एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पॉलिटिकल कल्चर को माइंड में रखा जाता है एंड देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लोग घरों से कितने लोग निकल रहे हैं और वो जाके वोटिंग कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये भी देखा जाता है कि पॉलिटिकल कल्चर में वुमेन की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है या फिर डिक्लाइन में है। तो ये टोटल आपके पास फाइंडिंग्स हैं। इन फाइंडिंग्स के बेसिस पे फिर फर्दर बाइफर्केट किया जाता है इस कैटेगरी में, जिसको हम कहते हैं फ्लॉड डेमोक्रेसी, फुल हाइब्रिड एंड अथॉरिटेरियन रिजीम्स। अब सबसे पहले आप समझें कि 5 फाइंडिंग्स के ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये 5 की इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये डिटरमाइन किया जाएगा कि वेदर कंट्री इज़ अ फुल डेमोक्रेसी और अ फ्लॉड डेमोक्रेसी और इट इज़ अ हाइब्रिड रिजीम या फिर ये अथॉरिटेरियन रिजीम है। ये फाइंडिंग्स आपके माइंड में होने चाहिए। वंस ये फाइंडिंग्स का हमें पता चल गया तो उसके बाद अब हम बात करते हैं फुल डेमोक्रेसी की। फुल डेमोक्रेसीज वो कंट्रीज़ हैं जो कि टॉप रैंकिंग में आती हैं हमेशा। मिसाल के तौर पे न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि हमेशा फुल डेमोक्रेसीज़ हैं। यहाँ पे सिविल लिबर्टीज़ भी इंश्योर की जाती हैं, यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी मौजूद हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर भी है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी है, इफेक्टिव गवर्नमेंट भी है, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है और हर इदारा इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी मौजूद हैं, तो इसलिए ये आपका आ जाता है फुल डेमोक्रेसी में। अब यूएसए की बात करें तो यूएसए इज़ नो मोर अ फुल डेमोक्रेसी। यूएसए अब फॉल करता है फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर अभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो हैं, लेकिन यहाँ पर मीडिया के ऊपर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, इन्फ्रिंजमेंट वगैरह हो जाती है, तो इस वजह से यूएसए को थोड़ी सी उसकी रैंकिंग ड्रॉप कर दी है और अब यूएसए जो है वो फ्लॉड डेमोक्रेसी में आ जाता है। तो यूएसए इज़ अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। इंडिया भी फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आपके पास है हाइब्रिड रिजीम्स। अब हाइब्रिड रिजीम्स कौन सी रिजीम्स हैं? हाइब्रिड रिजीम्स उन रिजीम्स को कहा जाता है जहां पर इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर और भी कुछ इश्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बूथ रिगिंग के हवाले से आपने चीज़ें सुनी होंगी। यहाँ पे इलेक्शन रिगिंग की बहुत ज़्यादा बात होती है। यहाँ पे फेयर इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि यहाँ पर फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं हो रहे। हाइब्रिड रिजीम में करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मीडिया के ऊपर मीडिया को ये प्रेशराइज किया जाता है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात नहीं करें, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी बात नहीं करें, तो मीडिया को प्रेशराइज किया जाता है। अपोजिशन को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है एंड एट द सेम टाइम हाइब्रिड रिजीम में करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। हाइब्रिड रिजीम में बहुत सारी कंट्रीज आपकी आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे बांग्लादेश इज़ अ हाइब्रिड रिजीम, वो हाइब्रिड रिजीम में की कैटेगरी में आ जाता है। इसी तरह से पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ हाइब्रिड रिजीम। पाकिस्तान में भी जो गवर्नमेंट बनती है, जिस कैटेगरी की हम बात करें तो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग, डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान इज़ अ हाइब्रिड रिजीम। उसके अलावा लास्ट आपके पास है अथॉरिटेरियन रिजीम्स। अथॉरिटेरियन रिजीम्स वो रिजीम्स हैं जहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की है, जहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। वहाँ पर वो कंट्रीज जहाँ पे कोई भी सिविल लिबर्टीज़ मौजूद नहीं है, जहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, तो वो कैटेगरी है आपके पास हाइब्रिड रिजीम्स की। वो कैटेगरी है अथॉरिटेरियन रिजीम्स की। अथॉरिटेरियन रिजीम में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं आपकी? अथॉरिटेरियन में आपके पास है अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये वो कंट्रीज हैं जो कि आपकी अथॉरिटेरियन रिजीम्स में आ जाती हैं। 2010 ऑनवर्ड्स की अगर हम बात करें तो देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। हमें एक डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग नज़र आती है। डेमोक्रेसी में कॉन्स्टेंटली कंट्रीज़ फुल डेमोक्रेसी से फ्लॉड डेमोक्रेसीज की तरफ जा रही है, या फिर हाइब्रिड या फिर अथॉरिटेरियन रिजीम्स की तरफ जो है हमें कंट्रीज़ मूव करते हुए नज़र आती हैं। एट द सेम टाइम जब से ये कोविड पैंडमिक आया, लॉकडाउन्स हुए, तो उसमें सिविल लिबर्टीज़ और ज़्यादा कंस्टेंट हो गई, और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई, तो जिसकी वजह से प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन को और ज़्यादा
जो है वो डाउनग्रेड करना पड़ा और प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन और ज़्यादा स्लो डाउन हो गई। तो ये ओवरऑल आज की डिस्कशन थी। ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। अब इस बात को आपने माइंड में रखना है कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो अटेम्प्ट के लिए, तो उस साल का जो लेटेस्ट डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स है उसको आपने माइंड में रखना है और आपने ये देखना है कि पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है। ये रैंकिंग आपने याद करके जाना है कि व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान आउट ऑफ 165 कंट्रीज़। ये रैंकिंग्स आपकी माइंड में होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि पाकिस्तान की रैंकिंग डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स पे कौन सी है, कौन से नंबर पे पाकिस्तान आता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, दुआ में याद।